कौन सा आहार उच्च वसा, मध्यम प्रोटीन और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट पर आधारित होता है ताकि कैटोसिस उत्पन्न हो। कैटोसिस जिसको कीटोसिस हम लोग कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। बताइए, which diet emphasize high fat, moderate protein and very low carbohydrate intake to reduce ketosis? आपका पहला है पैलियो डाइट, कीटोजेनिक डाइट, और फिर आपके पास है मेडिटेरियन डाइट, और फिर आपके पास है डैश डाइट। क्वेश्चन नंबर 90 आंसर करना। आंसर क्या हो जाएगा? ये जो कीटोजेनिक डाइट है इसी में हम फैट को क्या करते हैं, है तो ये वेट लॉस की, ठीक है, ये डाइट कौन सी है ये वेट लॉस की, लेकिन इसी में हम फैट की मात्रा को बढ़ा देते हैं, सबसे ज्यादा फैट ही देते हैं, कार्ब्स बहुत कम देते हैं, 5% 6% ऐसे कार्ब्स देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? कीटोजेनिक डाइट। आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, आगे चलिए। 91, कौन सा आहार दूध और शहद सहित सभी पशु उत्पादों को हटाता है? सभी लोग आंसर कर दीजिए। कहा जा रहा है कौन सा आहार दूध और शहद सहित, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है, बताइए कौन सा आहार दूध और शहद सहित सभी पशु उत्पादों को हटाता है? पहला लैक्टोशाकाहारी, दूसरा वीगन, तीसरा है आपका ओवो, और फिर आपका है एक पेस्केटेरियन। आंसर क्या होगा? वीगन। वीगन जो डाइट होती है जिसमें हम कोई भी प्लांट सोर्स वाली कोई भी एनिमल सोर्स वाली चीजें नहीं खाते, न दूध, न दूध से बनने वाला मलाई, न क्रीम, न घी, न कोई मिठाई, न खीर, कुछ भी नहीं, जिसमें भी दूध या दूध का कोई भी आइटम पड़ा है कुछ नहीं खाएंगे, और ना ही शहद इत्यादि खाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक, 92 देखिए, 5 दिन के नवजात शिशु की त्वचा। ठीक है, अच्छा, नवजात शिशु की त्वचा से ना मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया। कितने दिन तक, मतलब जैसे बच्चे की डिलीवरी हो गई, ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, कितने दिन तक अगर उसके शरीर पर पीला प्रभाव हल्का दिख रहा है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर उसके बाद भी दिख रहा है, ठीक है, मतलब जितना दिन पीला प्रभाव सामान्य है उसके बाद भी दिख रहा है, तो हमें क्या करना है? थोड़ा सा चिंता करना पड़ता है। वो दिन कितना है? ठीक है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, कितना? ठीक है, अब कहा गया 5 दिन के नवजात शिशु की त्वचा और आंखें पीली हैं, बिलिरुबिन स्तर हल्का बढ़ा। बिलिरुबिन पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, हम जान ही रहे। जब एनीमिया होता है और आरबीसीज घट जाते हैं, आरबीसीज घटा और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी, तभी तो शरीर में पीलापन आता है। हम कहते हैं भैया चेक करवाओ, आपके शरीर में देखो हीमोग्लोबिन वगैरह शायद नहीं है, तो चेक करवाते हैं तो पता चलता है अरे इनके शरीर में तो 8 पॉइंट से भी कम हीमोग्लोबिन है ना, यही बढ़ जाता है, पीले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहा गया 5 दिन के नवजात शिशु की त्वचा और आंखें पीली हैं, बिलिरुबिन का स्तर बढ़ा हुआ है। शुरुआती देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? पहला, तुरंत फोटोथेरेपी करवाने लगिए, बार बार स्तनपान को बढ़ावा दीजिए, फिर एंटीबायोटिक शुरू कर दीजिए, अनदेखा कर दीजिए। आंसर क्या होगा? आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में बच्चे के लिए मदर मिल्क मतलब कोलेस्ट्रम, गाढ़ा पीला चिपचिपा दूध, है ना, ये क्या होता है? रामबाण होता है। इसमें विटामिन ए, बहुत सारे इम्यून को बूस्ट करने वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक, तो अगर उसकी आंखें, त्वचा ये सब पीली पड़ रही हैं तो हमें थेरेपी नहीं करवानी है, हमें उसको तुरंत ही एंटीबायोटिक नहीं देना है, अनदेखा भी नहीं करना है, हमें फ्रिक्वेंसी ऑफ फीड बढ़ा देना। फ्रिक्वेंसी ऑफ फीड मतलब जो उसको आप जो स्तनपान करवा रही हैं उसकी संख्या बढ़ा दीजिए, अपने आप क्या होगा? उस वह सामान्य हो जाएगा। बाकी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किसी ने आंसर किया क्या? 10 दिन, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 दिन, जी जी बिल्कुल, 10 दिन तक अगर बच्चे के शरीर पे हल्का पीलापन पड़ रहा है तो ये नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो आगे बढ़ रहा है और ज़्यादा हो रहा है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और बता दिए, गर्भावस्था में एक प्रेग्नेंट लेडी का कितना वेट बढ़ना चाहिए? अगर उतना बढ़ रहा है तो नॉर्मल है। ऑप्शन में है 10 से 12 केजी, सेकेंड ऑप्शन है आपका 12 से 16 केजी, थर्ड ऑप्शन है आपका 5 से 6 केजी, और लास्ट आपका है 20 टू 22 केजी। कितना वेट नॉर्मल है? उतना बढ़ेगा ही, बढ़ना ही चाहिए। आंसर क्या है? 10 to 12, 10 से 12 केजी वेट बढ़ना प्रेगनेंसी में
अच्छा माना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद आ गया वेट को ही लेकर के। आप बस इतना बता दीजिए कि जब बच्चे का मतलब बच्चा जब इस यूनिवर्स में आ जाता है तो उसका वजन घटता है ना। स्टार्टिंग में पहले 1 सप्ताह तक उसका वजन घटेगा, फिर धीरे धीरे वजन बढ़ना शुरू होता है। अगर बच्चा मान लीजिए 3 किलो का हुआ है तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। पैदा हुआ तो 3 केजी का था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका वजन घट जाता है शुरुआती कुछ दिनों में, और फिर उसके बाद से फिर आगे फिर उसकी रिकवरी होती है। ये क्यों होता है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, ये तब ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो समायोजन की अवस्था है। अभी बच्चा एडजस्ट कर नहीं पाया, वो एडजस्टमेंट सीख रहा होता है ना, समायोजन की अवस्था। और उसी समायोजन के दौरान उसका जो वजन है वो क्या हो जाता है, घट जाता है ना। ओके, यही होता है ना। ओके, यही होता है ना। हाँ, और सामंजस्य किन चीजों में, प्रमुख 4 चीजों में। पहला, तापक्रम के साथ समायोजन। दूसरा, श्वसन क्रिया के साथ समायोजन। तीसरा, उत्सर्जन तंत्र के साथ समायोजन। चौथा, पाचन तंत्र के साथ समायोजन। ये 4 समायोजन बच्चे को करने पड़ते हैं, और इसी समायोजन के चक्कर में उसका क्या होता है, जो वेट है वो लॉस होता है, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद वो गेन हो जाता है। और 6 महीने में तो बच्चा अपने जन्म भार का कितना गुना हो जाता है, बताइए। 6 मंथ में बच्चा अपने जन्म भार का कितना गुना हो जाता है? आप तुरंत आंसर करेंगे, 6 महीने में बच्चा अपने जन्म भार का 2 गुना हो जाता है। और बच्चा अपने पहले जन्मदिन पर अर्थात 1 वर्ष में अपने जन्म भार का कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है अपने पहले बर्थडे पे कह लीजिए, या 1 साल में। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दीजिए। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका वजन किससे कम नहीं होना चाहिए, कितने ग्राम से? 2500 ग्राम। 2500 ग्राम मतलब 2.5 केजी। 2.5 केजी से कम नहीं होना चाहिए। 2.5 केजी से कम है तो वो लो वेट बेबी है, मतलब वो अल्प भार वाला बच्चा है। 250 ग्राम यानी कि केजी में अगर बताएं तो 2.5 केजी से ज़्यादा है तो फिर वो औसत वजन वाला बच्चा कहलाएगा। और लंबाई की बात करें तो अगर इंच में देखें तो नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है, 18 से 20 इंच होती है। वहीं सेंटीमीटर में बात करें तो कितनी होती है, सेंटीमीटर में बात करें तो 50 से 55 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ओके। और अगर हम ये पूछें कि बच्चे के जो पेट के बाल होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम लैनुगो कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लैनुगो कहते हैं। और अगर हम बात करें कि बच्चे का जो प्रथम मल है उसको क्या कहते हैं, उसको मैकोनियम कहते हैं। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो उसको पोषण कहाँ से मिलता है, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है, तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट प्लेसेंटा से पूरी होती है। प्लेसेंटा क्या है, तो ये हमारे शरीर का परमानेंट अंग नहीं है। ये किसी भी फीमेल बॉडी में ही होगा, मेल में तो कोई मतलब ही नहीं है। फीमेल बॉडी का परमानेंट पार्ट नहीं होता है। जब गर्भाधान होता है तभी धीरे धीरे ये प्लेसेंटा विकसित होता है, और जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी का आखिरी स्टेप ही होता है वो जो बच्चे को पोषण देने के लिए जो प्लेसेंटा बना है वो क्या हो जाए, जब वो बाहर निकल जाए। तीसरी अवस्था यही होती है, ठीक है, जिसमें प्लेसेंटा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, तभी वो पूरा होता है। इसके अलावा हमें तो और भी पता है कि बच्चा जो पलता है वो कहाँ पलता है, तो वह पलता है गर्भाशय में। ठीक है, यूट्रस में पलता है। और जो निषेचन होता है वो निषेचन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपादित होती है, फैलोपियन ट्यूब में संपादित होती है। महिला का एक अंडाणु बनने में कितना समय लगता है, आंसर होगा कि एक अंडाणु मतलब एक तरीके से एक पूरा अंडाणु, खैर वो अलग हो गया। अगर मैं एक चक्र की बात करूं तो एक चक्र कितने का होता है, मासिक धर्म वाला, तो मासिक धर्म का जो चक्र होता है वो 28 से 32 दिन का होता है। बच्चा पेट में किस में तैरता है, तो माता के गर्भ में एक थैली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक सेक कहते हैं। ठीक है, एमनियोटिक झिल्ली कहिए, एमनियोटिक सेक कहिए, वो झिल्ली है। और उस झिल्ली में एक लिक्विड भरा है, एक तरल भरा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं।
इसी एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा क्या करता रहता है, तैरता रहता है, तैरता रहता है। और यही बच्चे को, यही जो फ्लूइड है, यही बच्चे को क्या करता है, प्रोटेक्शन भी देता है। अर्थात छोटा मोटा जो आघात लग जाए तो यही फ्लूइड क्या करता है, बच्चे को बचा करके रखता है, छोटे मोटे आघात का असर उस पर नहीं होने देता है। ठीक है, ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जरा ध्यान में रखा करिए या रखिए। आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ थे, आंसर क्या हो जाएगा कि भाई अगर ऐसी चीजें हैं तो हमें क्या क्या करना है, बार बार स्तनपान को बढ़ावा देना है। 92 का आंसर हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 है कौन सा, डाई में शेड का अर्थ है, पहला है आपके पास रंग की गहराई, दूसरा है आपके पास, जी बिल्कुल, दूसरा आपके पास क्या हो गया, मॉडर्न का प्रकार, और तीसरा आपके पास कपड़े का प्रकार, और चौथा है डाई बाथ का तापक्रम। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया हमारा रंग की गहराई। 93 का आंसर ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा यह अपगार स्कोर का मूल्यांकन कब किया जाता है। आपके पास क्वेश्चन देखिए 94 है, द अपगार स्कोर इज असेस्ड एट व्हेन, पहला जन्म के 1 और 5 मिनट बाद, सेकंड है केवल जन्म पर या जन्म के 10 मिनट बाद, या फिर जन्म के 24 घंटे बाद। जन्म के 24 घंटे के भीतर तो हमें एक टीका देना होता है, बताइए जल्दी से वो टीका कौन सा होता है और किस रोग के बचाव का होता है, दोनों आंसर कर दीजिएगा। बाकी अपगार स्केल से मूल्यांकन कब करते हैं, तो जन्म के 1 और 5 मिनट के बाद हम कर लेते हैं, मतलब इतने में आपको कर लेना है, वो जो अपगार स्केल है उससे मूल्यांकन कर लेना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहा जा रहा है, नवजात शिशु का वजन कब लिया जाना चाहिए, बताइए। अब जब बेबी होता है तो हाँ बहुत बढ़िया, 24 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगना है, बीसीजी का, और वो किससे बचाएगा, तपेदिक से बचाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नवजात शिशु का वजन कब लिया जाना चाहिए, पहला है जन्म पर और पहले सप्ताह में प्रतिदिन, केवल जन्म पर, महीने में एक बार, या फिर केवल बीमारियों पर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 आंसर करना है। आंसर क्या होगा कि बच्चे का जो वेट है वो हमें जन्म पर लेना चाहिए और पहले सप्ताह में प्रतिदिन लेना चाहिए, उसके बाद से फिर आप महीने महीने में लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हमारा ए हो गया। आगे चलिए 96 देखिए, नवजात शिशु द्वारा पहला मल क्या कहलाता है, इसके बारे में देखिए हम लोगों ने अभी बात की थी। आप बताएंगे नवजात शिशु का पहला मल क्या कहलाता है, मैकोनियम कहलाता है। क्या कहलाता है, मैकोनियम कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए 97 सर्जिकल गाउन, सर्जिकल गाउन मतलब जो ऑपरेशन के समय डॉक्टर्स इत्यादि पहनते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है सर्जिकल गाउन में कौन सी फिनिशिंग आवश्यक है, पहला है आपके पास एंटी माइक्रोबल फिनिशिंग, दूसरा है बीटलिंग, तीसरा एम्बोजिंग और मोयरिंग। मोयरिंग तो लहरदार प्रभाव देगा, एम्बोजिंग उभार देता है, बीटलिंग लीनन पर चमक देता है। आंसर हो जाएगा एंटी माइक्रोबल फिनिशिंग। ये आपके कपड़े पर कोई भी माइक्रो एलिमेंट डेवलप नहीं होने देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे आपको। 90 क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर ए हो गया। आगे चलिए 98 जन्म के समय सभी नवजात शिशुओं में कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, बताइए। विच रिफ्लेक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल हेल्दी नियोनेट एट बर्थ, पहला है बेबेंस्की, मोरो, रूटिंग, या फिर ऑल एवर। 98 का बताना है। आप बोलिए ये सब देखने को मिलता है बच्चों में, रूटिंग भी होता है और मोरो भी होता है, बेबेंस्की भी होता है, सब होता है। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, आगे चलिए 99 एक किराने की दुकान बिजली कटौती के कारण दूध और मांस को कमरे के तापमान पर रखती है। कई ग्राहकों में पाचन तंत्र की समस्या हुई, कौन सा खाद्य सुरक्षा सिद्धांत उल्लंघन हुआ है, बताइए। एक किराने की दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है, ठीक है, ओके, वहां पर बिजली कट गई तो दूध मांस इन सबको क्या किया गया, मतलब ऐसे ही नेचुरल जो आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है उसी पे रखा गया, फिर उसको लोग खाए और उन्हें पाचन तंत्र में दिक्कत हो गई। ये कौन सा सिद्धांत नहीं माना गया, पहला है पर्सनल हाइजीन, दूसरा है टेम्परेचर कंट्रोल,
खाद्य लेबलिंग यानी कि फूड लेबलिंग, और फिर है मात्रा नियंत्रण, हमने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, चाहे स्टराइजेशन हो, पाश्चराइजेशन हो, फ्रीज मेथड हो, स्टोरेज मेथड हो, चिल हो, सब में हम टेम्परेचर ही तो मेंटेन कर रहे थे। ये सारे मेथड में हम क्या किए हैं, टेम्परेचर ही मेंटेन कर रहे हैं, और टेम्परेचर को ही मेंटेन कर करके हमने फूड को स्पॉइल होने से बचाया है, या सीधे कहिए तो फूड प्रिजर्वेशन किया है। यहाँ पर वही चीज नहीं हुई है। आंसर क्या हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल। 99 का आंसर बी हो गया। आगे चलिए 100। भारत में कौन सा राज्य नारियल रेशम कोयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। जहां पे नारियल ज्यादा होगा वहीं पर उद्योग होगा। पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटका और चौथा है आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 100 आंसर करना है। आंसर क्या हो जाएगा, आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, नारियल रेशम या कोयर के लिए कौन है, तो आपका केरला है। ठीक है, चिकनकारी चिकनकारी पारंपरिक शिल्प किस राज्य की है। चिकनकारी पूछा जाए या आपसे ब्रोकेट पूछा जाए, दोनों कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। आंसर क्या हो जाएगा, चिकनकारी पारंपरिक सिल्क किस राज्य की है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल की क्या है, बंगाल की है कांथा। पंजाब की क्या है, पंजाब की जो है उसको कहते हैं फुलकारी। ये एम्ब्रॉयडरीज की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी लिखा है। और राजस्थान में क्या चलता है, गोटा, सलमा, जारदोजी, ये चलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। कौन सी भारतीय पारंपरिक कला जटिल आईना कार्य मिरर वर्क के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कौन सी भारतीय पारंपरिक कला जटिल आईना कार्य के लिए प्रसिद्ध है। पहला है फुलकारी, दूसरा है आपका कक्ष की कढ़ाई, है ना, तीसरा मधुबनी और वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट आप तुरंत बताइए। फुलकारी तो भैया पंजाब की है ना, मधुबनी फ्रॉम बिहार, ठीक है, वर्ली आर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, ये कहाँ की है, महाराष्ट्र। बरली महाराष्ट्र की, ये आपका मधुबनी बिहार की, फुलकारी पंजाब की। और ये जो मिरर वर्क है ये कहाँ यूज होता है, ये आपका अच्छा राजस्थान, गुजरात, ये दोनों एम्ब्रॉयडरी मिलती जुलती है क्योंकि इसमें मिरर वर्क, पासा, है ना, इन सिक्का, इनका बहुत उपयोग होता है। खैर यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन है एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, एक चीज बताइए, मांडला कहाँ की है, ठीक है, अल्पना कहाँ की है। आंसर क्या बताएंगे, मांडला राजस्थान की है। ठीक है, मांडला कहाँ की है, राजस्थान की है। अल्पना कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। पीपली कहाँ की है, पीपली एम्ब्रॉयडरी, तो आप बताएंगे उड़ीसा के पीपली गांव की है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, उड़ीसा की पीपली गांव की है। और पीपली है क्या, पीपली एम्ब्रॉयडरी टाइप ऑफ एपैलिक वर्क, एक प्रकार का पैबंद, जिसको पैच बंद भी कहा जाता है, एपैलिक वर्क भी कहा जाता है, उसका ये प्रकार है। ठीक है, तो फुलकारी फ्रॉम पंजाब, मधुबनी फ्रॉम बिहार, बार्ले आर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, मांडला फ्रॉम राजस्थान, अल्पना फ्रॉम बंगाल, पीपली एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा में भी पीपली गांव। ठीक है, चलिए, बाकी हमसे पूछा गया था मिरर वर्क, आंसर हमारा बी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। पिछवई, पिछवई कहाँ की है, राजस्थान की। ठीक है, तो कहा गया पिछवई चित्रकला मुख्य रूप से क्या दर्शाती है। पिछवई मतलब क्या, कान्हा जी, श्री कृष्ण भगवान जी, जो कि श्री कृष्ण और विष्णु जी एक ही है ना, अवतार हैं अलग अलग युगों के। खैर, कहा गया पिछवई चित्रकला मुख्य रूप से क्या दर्शाती है। पहला, भगवान कृष्ण और उनकी लीला, या फिर कोई युद्ध का दृश्य, या ग्रामीण जीवन, या पंक्षी और जानवर। आंसर क्या हो जाएगा, ये जो पिछवई चित्रकारी है यह किसको दिखाती है, यह भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं को दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर ए हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 104, क्या कहा जा रहा है, कलमकारी कला किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला है लकड़ी की नक्काशी, हाथ से रंगे हुए कपड़े, धातु की नक्काशी, या पत्थर की मूर्तिकारी। कलमकारी, कलम से किया गया कार्य। ठीक है, ओके, और ये अपनी बारीकी, अपने टाइम टेकन के लिए जानी जाती है। बहुत परिश्रम से कलमकारी और अजरक दोनों ही बड़े बड़े परिश्रम से, बहुत ही एफर्ट के साथ तैयार किया जाता है। और ये नेचुरल है, चाहे ये वो मतलब ये और अजरक दोनों, अजरक सिंध वाला
दोनों ही प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके बनता है। रंगाई छपाई जो कुछ हो रहा है सब बिल्कुल नेचुरल होता है, ठीक है। कोई भी रसायन का यूज़ नहीं होता है, न डाइंग के लिए, न प्रिंटिंग के लिए, न रंग को पक्का करने के लिए, किसी के लिए नहीं। तो कहा गया कलमकारी कला किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका पहला है लकड़ी की नक्काशी, दूसरा है हाथ से रंगे हुए कपड़े, धातु की नक्काशी या पत्थर की मूर्तियां। मूर्ति तो ये है ही नहीं, तो कला है कपड़े पर की जाने वाली, टेक्सटाइल की ये है ना। आंसर क्या हो जाएगा? हाथ से रंगे कपड़े, ठीक। हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल से ये संबंधित है। आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 कहा जा रहा है कि पटचित्र पारंपरिक कला किस राज्य क्षेत्र से है? पटचित्र कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है, मध्य प्रदेश का है, कर्नाटक का है? आंसर करिए। पटचित्र क्वेश्चन नंबर 105 आंसर क्या होगा? ये उड़ीसा का है, और ये वही है जहाँ का पीपली है। ये वेस्ट बंगाल वही जहाँ की कांथा है, जहाँ की अल्पना है, और जहाँ की दुर है ना। हाँ, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, बताइए कौन सी साड़ी बनती है मध्य प्रदेश या उसके जिले में? और कर्नाटका किसके लिए है? तो कर्नाटका तो खैर बहुत सारी चीजों के लिए है। कढ़ाई की बात करें तो कसूती, लकड़ी के खिलौने की बात करें तो चन्नापटना, और अगर दरी की बात करें तो नवलकुंडी, है ना, याद है? ओके। और अगर धातु की बात करें तो ब्रिडीबियर, बहुत सारी चीजें हैं जो कर्नाटका की पॉपुलर हैं, ठीक। और बाकी वहां की एक साड़ी तो है ही जिसको इलकल या इक्काल साड़ी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 हमसे पूछा गया था, पटचित्र कहाँ का है? आंसर हमारा हो गया उड़ीसा का है। आगे चलते हैं।